हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की यूनिट 6 के सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे। ठीक है, सेकंड लेक्चर के द्वारा हम ये जो पूरा का पूरा ये जो आपका चैप्टर है, ये जो पूरी की पूरी आपकी यूनिट है, इसको हम पूरी तरह अच्छे से कवर कर लेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। और यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगा कमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, देखिए दोस्तों, आप कई सारे कुछ बच्चे हैं, नॉर्मली 2-4 नॉर्मली बच्चे होंगे जो एक ही कमेंट लगातार करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। आप एक ही वीडियो में एक ही जो भी आपका डाउट है आप उसको 4-5-6 बार लिख देते हो तो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। बाकी हाँ, आप तसल्ली रखें, मैं आपका डाउट एक बार देख लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपका देखता नहीं हूँ डाउट, मैं आप लोगों का डाउट या जो भी आपने लिखा है कमेंट में, मैं उसको सीन करता हूँ। ठीक है, तो यही कहूँगा कि एक ही तरह के कमेंट रिपीट ना करें बार बार एक ही वीडियो में, या आप लोग ऐसा करते हैं ना तो ऐसे थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। बाकी हाँ, मैं सबकी कमेंट देखता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं ना कि लगातार कमेंट करेंगे तो सर देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं देख लेता हूँ उसको। और हाँ, बाकी मैं यही कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा आपसे आप कमेंट मत करो, आप कमेंट करो। आपका जो भी फीडबैक वगैरह होता है, जो भी डाउट होता है, उसके लिए आप कमेंट करो, उसका काफ़ी मतलब वेलकम है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुद्दे पर आते हैं, अपनी यूनिट पर आते हैं, बात करते हैं सेकंड लेक्चर की। तो कई सारे टॉपिक्स रह गए थे, उसको हमें पढ़ना था। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकार और राजनीति में महिलाएं। अब ये हमारा टॉपिक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकार और राजनीति में महिलाएं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अभी क्या है, कैसे, ये सारी बातें आप यहाँ पर समझिए। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं यहाँ पे बता दूँ, तो यहाँ पर यही कहूँगा कि जितनी भी बातें हो रही हैं वो जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं। यहाँ पे बातें ना केवल सिर्फ ये बात हो रही है कि किस तरह से आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स में किस तरह से महिलाओं की भागीदारी है, किस तरह से जेंडर के आधार पर भेदभाव है, ये तो हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। साथ यहाँ पर हम ये सारी बातें तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जेंडर के बेस पर अब बहुत कम स्टडी की जा रही है, ऐसा क्यों है? आखिर बहुत सारे जो प्रश्न थे वो भी इस यूनिट में उठाए गए थे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये काफ़ी डीप स्टडी हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं कि जेंडर के बेस पर स्टडी होनी चाहिए तुलनात्मक राजनीति में, या जेंडर के आधार पर जो भेदभाव है उसे खत्म किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं के साथ कई सारे मतलब भेदभाव होते हैं, उन्हें कई तरह के अधिकारों से वंचित रखा जाता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका कम है, तो इन सभी चीज़ों में सुधार होना चाहिए। या वर्तमान दशा क्या है, या किस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये सारी बातें ही हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता हो, तो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। आप अपने कॉलेज का सिलेबस पढ़ रहे हो, या स्कूल और कॉलेज में अंतर होता है। और वैसे भी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो थ्योरेटिकल हैं। थ्योरी जो होती है, राजनीति जो सिद्धांत से संबंधित चीज़ें होती हैं वो हार्ड होती हैं। वैसे हार्ड होती नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर करें, नॉर्मली जो सब्जेक्ट होते हैं लाइक संचार या कम्युनिकेशन वगैरह के जो सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मली, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में तो थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड होता ही है ये। बाकी इजी है यार, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो आप, कर लोगे। देखिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकार और राजनीति में महिलाएं। राजनीतिक भागीदारी को जागरूक नागरिक या उनके राजनीतिक ज्ञान से परिभाषित किया जाता है, अर्थात जो लोग जनता से संबंधित मुद्दों में अधिक राय रखते हैं वे अधिक सहभागी होते हैं। तथ्य यह है कि जो लोग भाग लेते हैं उनके पास उपयुक्त ज्ञान भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आखिर आखिर राजनीतिक भागीदारी है क्यों। देखिए, बात हम लोग यूँ ही करते हैं ना कि भाई राजनीतिक भागीदारी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं का जो प्रोपोर्शन है, या महिलाओं का जो अनुपात है राजनीति में वो कम है, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी काफ़ी कम है। तो राजनीतिक भागीदारी का अर्थ क्या है? तो देखिए, राजनीतिक भागीदारी का मतलब सिर्फ महिलाओं से ही नहीं है। नॉर्मली अगर हम एक शाब्दिक रूप में देखें तो राजनीतिक भागीदारी का मतलब है किस तरह से जनता पार्टिसिपेट कर रही है पॉलिटिक्स में। राजनीति में जनता किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही है, इसको हम कहते हैं राजनीतिक भागीदारी। और यहाँ पर जो जनता है वो जागरूक भी होनी चाहिए, जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं पॉलिटिक्स में वो जागरूक नागरिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली बस इंसान को कई सारे तरीकों के द्वारा कह राजी किया जाता है वोट वाले दिन कि आप लोगों को वोट देने जाना है, और नागरिक चुपचाप वोट दे के आ जाते हैं और कोई सक्रियता है ही नहीं। तो ये राजनीतिक भागीदारी नहीं हुई। ये तो हो सकता है कि बहला कर या फुसला मतलब
नागरिकों को बहलाकर या किसी चीज़ का लालच देकर कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टी वोट हासिल कर ले, तो ये तरीका हो गया। ये राजनीतिक जागरूकता या राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी। तो राजनीतिक भागीदारी का मतलब यही है कि जब लोग नागरिक जागरूक होते हैं और वो जागरूक होकर सक्रिय होकर राजनीति में भाग लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं राजनीतिक भागीदारी। महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की कम है। इस तथ्य के बावजूद कि 1920 के दशक में उदार लोकतंत्रों में, उदार लोकतंत्र का मतलब सिंपल सा है, आज जो हम भारत की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन स्पेशली और यूएसए वगैरह की बात करें, तो यहाँ पे उदार लोकतंत्र ही है। उदार लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा आज़ादी हो। ये आज़ादी तो है, स्वतंत्रता हमें कितनी तरह की मिली हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार हमारी प्रॉपर्टी, मतलब सरकार ज़्यादातर चीज़ें अपने हाथ में ली हुई है या सरकार कल को हमारा सारा पैसा छीन लेगी, तो ऐसा भी नहीं है। तो फ्रीडम भी काफ़ी है, सरकार का नियंत्रण भी कम है और सरकार सिर्फ हमें प्रोटेक्ट कर रही है मेनली। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं लिबरल, क्या कहते हैं, लिबरल लोकतंत्र या लिबरल डेमोक्रेसी हम इसे कहते हैं। इसमें बस मुख्य रूप से व्यक्तियों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और उसे ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं। भारत वगैरह हो गया, जैसे कि भारत में पूरी तरह आज देख लो आप, आपको दिखाई देगा कि 18 वर्ष से ऊपर जितने भी नागरिक हैं सबको वोटिंग राइट प्राप्त है। दूसरे कई कई तरह के अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, कई सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। और भारत से भी ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो भारत में भी थोड़ा विकासशील देश आ जाता है भारत। लेकिन अगर उदार लोकतंत्र की बात करूं, जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है, तो उत्पत्ति कहाँ पर हुई उसकी, ब्रिटेन, अमेरिका, जो यूरोपीय कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्री हैं, वहाँ पर हुई है। तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको दिखाई देगा उदार लोकतंत्र, वहाँ पर और कम नियंत्रण है सरकार का। तो ऐसी भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, बाकी वो अलग अलग चीज़ पर्सपेक्टिव होता है। बाकी हाँ, आपको उदार लोकतंत्र समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1920 के दशक के बाद नॉर्मली देखा जाए तो दोस्तों कई सारे थोड़ा बहुत महिलाओं के राइट्स की बात भी हो रही थी, तो महिलाओं को वोटिंग राइट भी दिए जा रहे थे। और लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वोट देने की संभावना कम थी। मतलब महिलाओं को वोट देने के अधिकार तो दिए जा रहे थे, लेकिन उनकी संभावना कम थी कि वो जाके अच्छे से वोट दे पाएँ। सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए, आज के टाइम पर भी नॉर्मली कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास अधिकार होते हुए भी, वोटर आईडी कार्ड होते हुए भी, उनके लिए इतना आसान नहीं होता वोट देने जाना, ठीक है। हो सकता है ना, आप खुद सोचिए यार, आपके घर में कोई मतलब महिला है, वो काम कर रही है घर में, तो क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो इतनी आसानी से मतलब अपने वोटिंग राइट का फ़ायदा उठा के वोट देने जाए? ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर किसी का घर नॉर्मली उदार घर है, लिबरल घर है, या मतलब परिवार के जो लोग हैं वो लिबरल हैं, ठीक है, वो जाने आने देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो परिवार के लोग हैं, जब वो लोग खुद वोट देने जा रहे हैं तो साथ में महिला को भी ले जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है अगर कोई पुरुष वोट देने नहीं जा रहा, तो ज़रूरी नहीं कि वो महिला भी वोट देने जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, परिवार का मतलब परिवार में अगर मान लो कोई किसी का मन ही नहीं है वोट देने जाने का, तो हो सकता है महिला को भी उन लोगों के साथ ही रुकना पड़ जाए घर पर। तो आज मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज भी इतना ज़्यादा मतलब सक्रियता नहीं है। तो आप उस समय बात समझ सकते हैं कि आज से 80-90 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। पुरुषों को राजनीतिक संगठनों पर हावी देखा जाता है। कई विकसित और विकासशील देशों में उच्च पदों पर आसीन होते हैं और राजनीति के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं। कारण यह हो सकता है कि राजनीतिक रूप से करियर बढ़ाने वाले व्यवसायों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की तुलना में कम महिलाएं दिखाई देती हैं। आत्मविश्वास भी एक अन्य कारण हो सकता है और विधायिकाओं को भी लिंग संस्थाओं के रूप में देखा जाता है, जहां महिलाओं की तुलना में पुरुषों का हस्तक्षेप अधिक होता है और निर्वाचित होने पर भी महिलाएं कम बोलती हैं। कहने का मतलब यह है कि समाज में या ऐसी स्थिति बन चुकी है आजकल, हम देख रहे हैं सोसाइटी में, कि आजकल भी देख रहे हैं, बाकी बहुत प्राचीन समय से देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक कार्य हैं, माना जाता है कि पुरुष ज़्यादा अच्छा करते हैं या पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, राजनीति बुरी चीज़ होती है। कई सारी ऐसी धारणाएँ पैदा की गई हैं समाज में। वैसे महिलाएं तो दूर की बात है, कई सारे पुरुष होते हैं उनको भी रोक दिया जाता है। आप ध्यान से समझिए, मतलब आपको कभी किसी ने कहा कि आपको मतलब पीएम बनना है, सांसद बनना है, आपको मैक्सिमम जो लोग होंगे जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, जितनी मेरी नॉर्मली स्टूडेंट हैं, अगर मैं मैक्सिमम लोगों की बात करूं तो उनके परिवार में कभी उनके पापा या मम्मी ने या दादा दादी ने कभी नहीं कहा होगा कि तुम्हें विधायक बनना है, तुम्हें पार्षद बनना है, तुम्हें एमपी बनना है। ऐसा नॉर्मली नहीं कहा होगा, क्योंकि ऐसा माइंड फैला हुआ है कि पहली बात तो बहुत मुश्किल होता है, और दूसरी बात ऐसा मतलब समाज में फैली हुई स्थिति है कि राजनीति एक बुरी चीज़ है, ठीक है। इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छे बच्चों को क्या करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए।
तो ऐसे नॉर्मली समाज में स्थिति आज हम भारत में देख रहे हैं, नॉर्मली मैं बात करूं तो ऐसा फैला हुआ है और यही हाल विश्व स्तर पर भी है। तो कई सारे समाजों में हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि महिलाओं को राजनीति से दूर रखने के लिए कई सारी धारणाएं विद्यमान रही हैं, जिसके कारण हम पुरुषों को ही आधिपत्य के रूप में देखते हैं। यही दिखाई देता है कि जो पुरुष हैं वही बहुत ज़्यादा हैं पॉलिटिक्स में। और इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि महिलाओं में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी। अब सिंपल सी बात है, अब महिलाओं की संख्या जो पॉलिटिक्स है उसमें पहले से ही बहुत कम है, तो कोई इतना खास मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, जो माहौल है वो पुरुषों के लायक ज़्यादा है। अब पुरुष ही पुरुष हैं चारों तरफ। सांसद में जाओ आप, कहीं भी बैठो, तो जब अधिकतर पुरुष होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पूरे आत्मविश्वास के साथ जाना, या पूरे आत्मविश्वास के साथ पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंट बनना, एक डोमिनेंस मतलब स्थापित करना। वैसे हालांकि आज के टाइम पर बहुत सारे उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। इंदिरा गांधी का बहुत अच्छा उदाहरण दिखता है हमें, मायावती का भी हमें उदाहरण दिखता है उत्तर प्रदेश में। तो बहुत बड़े बड़े नाम वैसे दिखाई देते हैं कि जो सिंगल लेडी थी लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से सक्रिय थी राजनीति में। तो रेयर एग्जाम्पल हैं लेकिन वो तो बट वही है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक महिलाओं के लिए वहाँ तक पहुँचना। तो इसके साथ यहाँ पे यही कहा गया है। इसके साथ यहाँ पे ये भी बात है ना कि निर्वाचित होने पर भी महिलाएं कम बोलती हैं, निर्वाचित होने पर भी महिलाएं कम बोलती हैं। तो ये भी बात हो जाती है कि क्योंकि पुरुषों का हस्तक्षेप अधिक होता है, अधिकतर राजनीति में पुरुष ही हावी रहते हैं, तो महिलाएं उतना। इसके साथ ही दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कई राष्ट्रों ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए औपचारिक तंत्र अपनाया है। इन्हें इस प्रकार विस्तृत किया जा सकता है। अब देखिए, महिलाओं की भागीदारी बनाने के लिए कई सारे राज्यों में ने कई सारी चीज़ें अपनाई हैं। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो आरक्षित जो सीटें हैं ये वाला सिस्टम अपनाया है। जैसे कि पार्लियामेंट हुआ, विधानसभा हो गई राज्य की, या स्थानीय सरकार हो गई, तो उसमें महिलाओं को आरक्षण दे देना, उनके लिए कुछ सीट आरक्षित कर देना, रिजर्व कर देना, जिस पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव के लिए खड़ी हो सकती हैं और एक महिला ही चुनकर उस सीट पर बैठ सकती है या वहाँ का उस एरिया का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो ऐसे में आरक्षण के द्वारा भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने का कई सारे तरह से प्रयत्न किया गया है। तो ठीक है, ये काफ़ी एक मतलब उपयुक्त लगता है, काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त एक तंत्र है, एक औपचारिक तंत्र है ये। इसको कई सारे देशों ने अपनाया है। इसके साथ ही एक पार्टी कोटा होता है। पार्टी कोटा जैसे कि आप ये समझ सकते हो, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो भी अपनी पार्टी में जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी, उनमें भी महिलाओं के लिए कुछ सीट आरक्षित कर देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पर ये सिस्टम लागू हो, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ कि नॉर्मली ये चीज़ें हैं जिससे कि राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा विधायी कोटा भी कुछ आरक्षित सीटों की ही तरह है। ये कानूनी रूप दे देता है सीटों को कि कानूनी रूप में सीटें आरक्षित कर दी जाएं। तो मेरे लिए आप बस यहाँ पे दो समझ सकते हैं। नॉर्मली दो तरीके यहाँ पे दिखाई तो तीन दे रहे हैं, लेकिन आपस में अगर हम एक एक करके अलग अलग करके इनको समझेंगे ना, तो ऐसा लगेगा हमें कि जो दो पॉइंट हैं वो एक जैसे दिखेंगे। तो इसलिए आप सिंपल सा समझिए कि संसद वगैरह में जब सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं तो एक ये तरीका होता है कि वो कानूनी रूप से जब सीटें आरक्षित कर दी गई हैं तो महिलाएं ही चुनकर आएंगी। और दूसरा आप ये समझ सकते हो, जब पॉलिटिकल पार्टी, जब राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक दलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दे, जैसे कि मान लो आज आम आदमी पार्टी कह दे कि अगर हमारे में 100 मेंबर्स हैं, अगर हमारी पार्टी में 100 मेंबर हैं तो हम 100 में से 30 मेंबर को मतलब 30 लोगों को महिलाओं के रूप में ही हम अपने में शामिल करेंगे, कम से कम 30। मतलब इन्होंने कह दिया कि अगर हमारी पार्टी 100 मेंबर की है तो कम से कम उस 100 मेंबर की पार्टी में 30% महिलाएं ही होनी चाहिए। तो इसलिए महिलाओं को वो टिकट देंगे या महिलाओं को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। तो ऐसा होता है, और ऐसे भी राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की बढ़ाई जाती है। तो अभी हमने सामान्य बातें कर ली राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। इस टॉपिक में नॉर्मली हमें यही बात करनी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर किस तरह का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है महिलाओं का। ठीक है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, सबसे पुराना लोकतंत्र अगर हम कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, यूएसए का नाम ही सबसे पहले आता है, और एक काफ़ी बड़ा, काफ़ी मजबूत लोकतांत्रिक देश है अमेरिका। ठीक है,
एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में यह समझा जाता है कि राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व शायद इस देश में सबसे अधिक है, लेकिन इसके विपरीत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 17.1% महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व है, और भारत में भी लगभग इससे 2-3% कम है बस भारत में। तो कहने का मतलब ये है, मेरे बस यहाँ पे ये कहने का मतलब है, इस पॉइंट में बस यही आपको समझाया जा रहा है कि यूएसए कहने के लिए तो एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर समानता है, स्वतंत्रता है, और लोकतंत्र की तो यही विशेषताएं होती हैं, समानता, स्वतंत्रता और सभी को इक्वली ट्रीट करना, हर तरह से सभी को वोटिंग राइट्स प्राप्त होना, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता होती है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश में। और यूएसए वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने की बात करता है। दूसरे देश हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक गतिविधियाँ नहीं होती, वहाँ पर यूएसए अलग तरीके से कमेंट करता है, या बहुत सारे जो देश हैं उनकी, जहाँ पर जो लोकतांत्रिक देश है, अगर वहाँ पर कोई अलोकतांत्रिक गतिविधि होती है तो यूएसए सबसे पहले सामने आकर चिंता भी जाहिर करता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश यूएसए है, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी यूएसए के अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें वुमेन के, तो तब भी वहाँ पर भी इसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी लो है, ठीक है। ऐसा हमें लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है, समानता है, या बहुत सारे राइट्स हैं लोगों के पास, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व अधिक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में भी महिलाओं की स्थिति बराबर की नहीं है, रिप्रेजेंटेशन की, स्पेशली रिप्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन के क्षेत्र में। और जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो यह अन्य देशों की तुलना में 68वें, ठीक है, 68 इसका स्थान है। राजनीतिक व्यवहार और जनमत को समझने के दौरान यह देखा गया है कि औपचारिक कानूनों और संस्कृतियों के बीच एक लिंग अंतर है, और दुख की बात है कि महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी रूप से मतदान किया है। अब यहाँ पर दोनों ही बातें हो रही हैं, दोनों बातों का मतलब है, एक तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की तो बात हो ही रही है कि कितना राजनीति में प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, और दूसरी बात ये भी हो रही है कि महिलाएं किस तरह से वोट देने में सक्षम है, या किस तरह से वो मतदान दे रही हैं। तो यहाँ पे ये भी देखा गया है कि एक लिंग अंतर है, लिंग अंतर मतलब जेंडर अंतर भी है। लाइक पुरुष अलग तरीके से मतदान कर रहे हैं, महिलाएं अलग तरीक़ों से मतदान कर रही है, तो इसमें एक अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी महिला या पुरुष जो हैं वो नॉर्मली कुछ बातों को ध्यान में रखें वोट देने जाते हैं, जब ऐसा नहीं है। नॉर्मली जब जो महिलाएं हैं वो थोड़ा अलग दृष्टिकोण रख रही हैं, उनका थोड़ा मतदान व्यवहार थोड़ा अलग है, पुरुषों का थोड़ा अलग है, तो एक लिंग अंतर या एक डिफरेंस थोड़ा देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ ही एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जो महिलाओं ने वोट किए हैं वो थोड़ी रूढ़िवादिता से मतलब संबंधित है, थोड़े पुराने विचार या जो समाज की जो विचार रहे हैं उससे प्रभावित रहे हैं। इन लैंगिक, हालांकि अब बदल चुके हैं काफ़ी, जब मतलब बदलाव होता रहता है। ये जो आंकड़ा आपके सामने पेश किया जा रहा है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है, ठीक है, बिल्कुल नया नहीं है। ये जो आंकड़े हैं नॉर्मली बस आपको बता रहे हैं कि संयुक्त राज्य में अमेरिका में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जाती रही हैं। इन लैंगिक अंतरों ने हाल ही में, अब ये हाल ही की बात हो रही है, तो इन लैंगिक अंतरों ने हाल ही में मीडिया घरानों द्वारा अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया है, और विद्वानों ने अर्थशास्त्र, समाजीकरण और राजनीति के आधार पर लैंगिक अंतराल पर अपने दृष्टिकोण को सामने रखा है। कहने का मतलब है अब ये सारी जो चीज़ें देखी गई, या ये जो प्रतिनिधित्व हम देख रहे हैं, उसी हिसाब से ये जो मतलब अंतर हमें दिखाई दे रहा है, इसी के चलते जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने इस पर अपना अपना मत देने का प्रयास किया, अपने अपने विचार देने का प्रयास किया है। महिलाओं के वोट के मुद्दे को देर से महत्व मिला है, और विद्वानों का तर्क है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा इसका उपयोग करने के तरीके के आधार पर यह मायावी और वास्तविक हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो महिलाओं का जो वोटिंग राइट है इसको देर से थोड़ा महत्व दिया गया है, और ऐसे में जो विद्वान हैं उनका तर्क है कि महिलाओं के वोट को कुछ जो नेता हैं वो मायावी रूप से या वास्तविक रूप से उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मतलब गलत तरीके से महिलाओं को आकर्षित करना कि वो उन्हें ही वोट दे, जो भी नेता हैं कोई भी, ठीक है, कि एक जो महिला समूह है उसको किसी एक विषय पर मतलब अपने साइड में, अपने पक्ष में करना, जितने भी वोट हैं ताकि महिलाओं के वो उन्हें मिल जाएं। तो ऐसे में कई सारी झूठ चीज़ें भी फैलाई जा सकती हैं, कई सारे बेकार दावे भी किए जा सकते हैं, और कुछ वास्तविक भी हो सकता है, कुछ हकीकत में भी कुछ सही लोग हो सकते हैं जो महिलाओं के से संबंधित मुद्दों को उठाकर उनके वोट को हासिल करें। तो ऐसे में मायावी यानी कि गलत और सही दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
तुलनात्मक अध्ययन में, यहाँ पे सिंगल में होगा, मतलब मात्राएं नहीं है, एक ही मात्रा आएगी। तुलनात्मक अध्ययन में महिलाओं और लोकतांत्रिकरण पर उनके द्वारा भी अंतरालों को देखा गया है जो महिलाओं के अधिकारों और लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। क्योंकि एक भ्रम यह है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर नेता चुनते हैं। यह एक ऐसा समर्थन है जिसे दुनिया भर में देखा गया है, जबकि इसके विपरीत जैसिंडा अर्डन के मामले में हालिया अवलोकन न्यूजीलैंड राज्य के प्रमुख के रूप में चुने गए और कल्याणवाद पर उनके अनुकरणीय रुख और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में महिलाओं का समर्थन है। 21वीं सदी में कई महिला नेता उभरकर सामने आई जिन्होंने नीतियों और निर्णय लेने में बदलाव किया है और अपने मजबूत नेतृत्व का दावा किया है। अब दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर जो हमें ये अंतराल देखने को मिलता है, एक जो गैप देखने को मिलता है स्त्री पुरुष में, जो हमें एक गैप देखने को मिलता है कि राजनीति में इतना गैप है, जैसे कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो पुरुषों की तुलना में कम है, या जो मतलब वोटिंग, जो मतदान व्यवहार है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो इतना गैप क्यों है, इतना अंतर क्यों है? तो इसके लिए भी कई सारी धारणाएँ समाज में फैली हुई हैं, या बहुत सारी एक तरह से कह सकते हैं प्रथाएँ रही हैं जिसने महिलाओं को काफ़ी हद तक राजनीति से दूर रखा है। बहुत सारे इसके कारण रहे हैं। इसी तरह एक भ्रम ये भी रहा है कि जो पुरुष हैं वो अच्छे नेता चुनते हैं, जैसे कि ऐसा भ्रम रहा है कि जो पुरुष हैं उन्हें राजनीति की ज़्यादा नॉलेज होती है और वो अच्छा नेता चुनते हैं, या वो ज़्यादा जानते हैं नेताओं के बारे में। तो ऐसा भ्रम भी रहा है, जिसके कारण हमें ये अंतराल, लैंगिक अंतराल, जेंडर बेस, ये जो गैप है वो हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही इसके विपरीत, इसके अपोजिट मैं बात करूं तो जितने भी ये समाज में रीतियां थी, कुरीतियां वगैरह, इससे अपोजिट अगर हम बात करें तो कई सारी महिला नेता उभर कर सामने आई हैं वर्तमान समय में, जिन्होंने कई सारे नई नीति और निर्णयों को सामने रखा है, अपने कई सारे नए विचारों को सामने रखा है। जैसे कि जैसिंडा अर्डन एक यहाँ पे नाम दिया गया, ये अभी फ़िलहाल में ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी, और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने कई अहम फैसले या निर्णय लिए थे, जो कि एक महिला प्रमुख के नाते बहुत मतलब नेतृत्व वाले निर्णय थे। तो इस तरह कई सारी दूसरी महिला नेता भी उभर कर सामने आ रही हैं, जो विश्व के सामने एक मजबूत नेतृत्व का दावा कर रही हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ पर जो भ्रम वगैरह है समाज में फैला हुआ पुरुषों और महिलाओं के बीच में, तो ये इस तरह हम मान सकते हैं पूरी तरह कि ये पूरी तरह गलत है। तो यहाँ तक अभी हमने इस टॉपिक में पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में थोड़ी सी बातें की थी, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से थोड़ा सा हटकर हमने नॉर्मली जो बातें करनी थी हमें जेंडर बेस पर, कि जो अंतराल है वो क्यों दिख रहा है नॉर्मली, तो ये हमने समझ लिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारत और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की। अब भारत में क्या स्थिति है, क्या चीज़ें कैसे हैं, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों की गारंटी देता है तथा उसके कार्यात्मक लोकतंत्र को काफ़ी हद तक इस तथ्य में देखा जा सकता है कि देश जाति, वर्ग, लिंग, धर्म के बावजूद प्रत्येक नागरिक को वोट के अधिकार की गारंटी देता है। देखो दोस्तों, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बात बताऊं तो सिंपल सी बात है। भारत में राजनीतिक जो भागीदारी है महिलाओं की, वो शुरुआत कब से होती है? तो नॉर्मली आप शुरुआत मानिए 1947 से। जितनी भी हम बातें करते हैं नॉर्मली वो 1947 के बाद की ही करते हैं, क्योंकि हम आज़ाद उस समय गुलाम थे पहले, और बहुत सारी दिक्कतें थी, या जो साम्राज्य थे अलग अलग भारत में, तो वो बटे हुए थे। तो अगर हम बात करें नॉर्मली तो 1947 से बात की ही बात शुरू होती है। अब 1947 के बाद अगर हम देखें तो क्या हुआ? अब भारतीय जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो ऐसे में मतदान का जो अधिकार था वो प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदान किया गया, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और ये बहुत अच्छी बात भी थी। मैं आपको बता दूं कि 1947 के बाद भारत में जो संविधान निर्माण किया गया, 1950 में जो भारत में संविधान लागू हुआ, उसके तहत भारत में एक बार में ही तुरंत ही बिना भेदभाव किए समान रूप से, बिना लिंग भेदभाव के समान रूप से स्त्री पुरुष को मत अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैसला था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस मुद्दे को लेकर जो वोटिंग राइट का जो मुद्दा था, जो सार्वजनिक मत अधिकार का जो मुद्दा था, इस पर कोई ऐसी डिबेट नहीं हुई भारत में। जितने भी पक्ष थे भारतीय संविधान के अंतर्गत, वो सभी इस बात को लेकर सहमत थे कि भारत में प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको एक एज अगर वो कंप्लीट कर लेता है, एक एज जो भी क्राइटेरिया है, तो उसको वोटिंग राइट दिया जाए। तो एक बहुत बड़ी बात थी भारत जैसे देश के लिए, और ख़ासकर जो दुनिया है, जो विश्व है, इन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक साथ
एक्चुअली दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे सुनाई दे रहा है ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है पढ़ाने में। आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा माउथ थोड़ा स्किप हो रहा है बार बार, तो ये सब बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से हो रहा है, और इन्वायरमेंट भी थोड़ा बहुत माहौल गर्म है यहाँ का, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो वापस से टॉपिक पर आते हैं, तो सॉरी फॉर दिस। अब यहाँ पे वापस से टॉपिक पर आता हूँ मैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि भारत में जो मताधिकार प्रदान किया गया था एक बार लगा, मतलब तुरंत ही जब मताधिकार का जो अधिकार है जब भारतीय नागरिकों को प्रदान कर दिया गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, विश्व के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यूएसए, ब्रिटेन या यानी और यहाँ तक कि जो न्यूजीलैंड है वहाँ उसमें भी एक साथ पुरुष और स्त्रियों को मताधिकार का जो अधिकार है वो प्रदान नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ पर पहले जो अधिकार थे वो पुरुषों के लिए थे। ठीक है, और फिर बाद में महिलाओं के लिए बहुत समय बाद जब आंदोलन वगैरह हुए, जब नारीवादी विचार फैला दुनिया में, उसके बाद महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुए। यहाँ पर वोट डालने का अधिकार महिलाओं को काफ़ी लेट प्राप्त हुआ। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि भारत आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत ने सभी को एक बराबर मतदान का अधिकार दे दिया। तो यहाँ तक ठीक है। इसके साथ ही और बातें अगर हम करें तो देखिए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम और बातें करें तो भारत में जो संविधान स्थापित किया गया है, भारतीय संविधान, इसके तहत भारत में पूरी तरह जो समानता है, जो स्वतंत्रता है, वो स्थापित की गई है। जातिगत जो भेदभाव है भारत में, वर्ग भेदभाव है, लिंग आधारित जो भेदभाव रहा है, ऐतिहासिक रूप से धर्म आधारित जो भेदभाव रहा है, इन सभी चीज़ों को दूर करते हुए भारत में कई सारे अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, जिसमें महिलाओं को भी बिल्कुल समान दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में आपको ये दिखाई देती है, वो ये है कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय महिलाओं को बराबरी का पूरा अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही कई विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे कि आपको याद होगा जो स्टेट है, जो राज्य की जो सरकार है, वो कई सारे कार्य कर सकती है महिलाओं के लिए। जैसे कि अगर उसे लगता है कि महिलाओं को स्पेशल कुछ सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, तो वो महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान बना सकती है, या उनको कुछ विशेषाधिकार के तहत उनके लिए कुछ स्पेशल काम कर सकती है, जैसे महिला हो गई, बच्चे हो गए, उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। भारत में निरक्षरता और प्राच्यवादी तर्क के बावजूद भारत ने लोकतंत्र को सहभागी बनाकर वयस्क मताधिकार के माध्यम से एक बड़ा कदम उठाया। सिंपल सी बात है, जैसे कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अनपढ़ता भारत में बहुत ज़्यादा थी उस समय, और जो प्राच्यवादी जो देश थे, जो यूरोपीय देश थे, पश्चिमी जो देश थे, अमेरिका वगैरह हो गए, इन यहाँ पर यही मानना था यूरोपीय और अमेरिका जैसे देशों में कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं टिकेगी, और ये जो मताधिकार का ये जो मतलब वयस्क मताधिकार का ये जो सिद्धांत है ये पूरी तरह गलत साबित होगा। ठीक है, क्योंकि निरक्षरता बहुत ज़्यादा है, विकासशील देश है, बिल्कुल अभी अभी आज़ाद हुआ है, तो यहाँ पे कुछ टिकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कदम उठाया गया था वयस्क मताधिकार का, बिल्कुल समानता के आधार पर ये जो वयस्क मताधिकार का सिद्धांत भारत ने अपनाया था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन यह अलग प्रश्न है कि भागीदारी कितनी दूर तक सफल रही है। तो यहाँ तक तो मैंने बात कर ली कानूनी रूप से, यहाँ पे मैंने बात कर ली कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, कानूनी अधिकार कितने प्राप्त हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है, कितनी सफल रही है, ये एक प्रश्न है। राजनीतिक भागीदारी प्रत्येक नागरिक के मुद्दों को समझने और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को सफल बनाने की कुंजी है। अधिकतर यह देखना महत्वपूर्ण है कि भारत जैसे विविध राष्ट्र में लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक को कैसे शामिल किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो राजनीतिक भागीदारी होती है, तो जो राजनीतिक भागीदारी होती है, यही जो चीज़ है वो लोकतंत्र को सफल बनाती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कह सकते हम कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से सभी की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है, बल्कि हम ये कहेंगे कि अगर पूरी तरह से नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी होती है, राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं लोग, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तभी एक सफल लोकतंत्र कहलाता है। भारत ने वंचितों को कई अधिकारों की गारंटी दी है, और साथ में ही राजनीतिक कार्यालयों में उत्थान और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए योजनाओं की गारंटी भी दी है। भारत में दो से अधिक कार्यकाल के लिए एक महिला प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी रही हैं। वर्तमान वित्त मंत्री एक महिला है। आंकड़े बताते हैं, वैसे वर्तमान वित्त मंत्री कौन है प्लीज़ कमेंट में ये लिखकर ज़रूर बताना। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पहले लोकसभा चुनाव में केवल 5% महिलाएं थी, बहुत समय पहले की बात है ये, जबकि 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में 11%
की वृद्धि हुई है। लगभग आज आज अगर हम देखें तो लगभग 14-15% है। तो विधायिका में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए कई प्रयास भी किए गए हैं। अगर हम दोस्तों भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत में हमें ऐसा दिखाई देता है कि कई सारे अधिकार या कई तरह के अधिकारों की गारंटी महिलाओं को दी गई है। जो वंचित लोग हैं उन सभी को दी गई है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो इस तरह काफ़ी अधिकार दिए गए हैं और कुछ उदाहरण हमें मिल जाते हैं महिला के कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरह का राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला रहा है। अब स्टार्टिंग की हम बात करें, आज़ादी के कुछ सालों बाद ही अगर हम बात करें तो महिला प्रधानमंत्री के रूप में हमें इंदिरा गांधी दिखाई देती हैं। तो एक बहुत बड़ी बात थी भारत के लिए महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो। उसके तौर पर अगर हम देखें वित्त मंत्री, अगर हम आज के तौर पर देखें, जो वित्त मंत्री एक बड़ा डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस का पूरे देश में, तो उसकी जो मंत्री हैं वो भी आज हम देखें तो एक महिला हैं। तो ये कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये जो उदाहरण है वो बहुत रेयर हैं। अगर हम ओवरऑल अगर हम रिप्रेजेंटेशन को देखें तो वो काफ़ी कम रहा है। पहली लोकसभा जो भारत की थी उसमें बहुत ही कम था, और आज जो वर्तमान लोकसभा है भारत में उसमें अगर हम देखें तो लगभग 14% के आसपास का रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का भारतीय संसद में है। मैं ओवरऑल संसद की बात कर रहा हूँ, तो भारतीय पार्लियामेंट में लगभग आज 14% का महिला रिप्रेजेंटेशन या महिला प्रतिनिधित्व हमें दिखाई देता है, जो कि काफ़ी कम है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। महिला आरक्षण विधेयक 2008 में पेश किया गया था और 2013 में लोकसभा के विघटन के कारण समाप्त हो गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें आरक्षित करने का प्रयास किया गया था। इस विधेयक में राजनीति में पितृसत्तात्मक आधिपत्य को देखते हुए कई विरोध देखे गए हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए आरक्षण जैसे विधेयक भी भारतीय संसद में लोकसभा में पेश किए गए हैं। ठीक है, आरक्षण की भी बात की जाती रही है। अब 2008 में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था, ठीक है, और 2013 में लोकसभा जब विघटित हो गई, जब लोकसभा का मतलब एक तरह से विघटन हो गया, तो ये जो विधेयक था वो वहीं पर समाप्त हो गया। अब बात को समझिए, खुद सोचने वाली बात है, कब लोकसभा विधेयक मतलब जो लोकसभा है उसका विघटन कब हुआ? 5 साल बाद, 2008 से लेकर 2013 तक लोकसभा विघटित नहीं हुई थी। तब भी जो विधेयक था उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उस पर कोई भी मतलब कानून वगैरह बनाने से संबंधित कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उसको विधेयक के रूप में वहाँ पर वो पड़ा रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो राजनीति हो रही है इसमें किस तरह से एक छुपा हुआ विरोध हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे उजागर तो नहीं हो रहा, हमें साफ तौर पर तो कोई नेता सामने नहीं आएगा वो कहेगा कि हमें महिला रिप्रेजेंटेशन को लागू नहीं करना है, तो साफ तौर पर तो ऐसा कोई नहीं कह रहा है। लेकिन फिर भी एक छुपा हुआ जो नेगेटिव चीज़ है हमें यहाँ पर वो दिखाई देती है कि जो विधेयक महिला आरक्षण विधेयक 2008 में पेश हुआ वो 5 साल हो गए 2013 तक, उसमें उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, और 2013 के बाद जब विघटन लोकसभा का विघटन हुआ तो वो समाप्त हो गया। हालांकि आज भी विधेयक की बात की जाती है, महिला आरक्षण विधेयक की बात रखी जाती है कि 33% जो महिला जो मतलब सीटें हैं लोकसभा की या संसद की जो सीटें हैं उस पर महिला आरक्षण होना चाहिए। जैसे कि जो लोकसभा की सीटें हैं, जो राज्य विधानसभाएं हैं, वहाँ पर जितनी भी सीटें हैं, लाइक अगर वहाँ पर आप मान लीजिए 200 सीट हैं तो 200 सीटों का 33% जो सीट होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए, या महिलाएं इससे ज़्यादा भी चुनकर वैसे आ सकती हैं। तो ये जो आरक्षण से संबंधित ये जो बिल है, विधेयक है, इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें एक पितृसत्तात्मक आधिपत्य देखने को मिलता है। कहने का मतलब यही है, जो राजनीतिक दल हैं इसमें प्रमुख रूप से पुरुष हैं। आज हम देख रहे हैं जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, वो प्रमुख रूप से कौन है? डोमिनेंट में अगर हम देखें डोमिनेंस किसका है तो पुरुषों का है। तो ऐसे में नॉर्मली उन्हें अपनी सीट खोने का डर रहता है, तो इसलिए भी वो इसका विरोध करते हैं। इस बात पर बहस होती रही है कि क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है रहा है, इसलिए जब महिला आरक्षण की बात आती है तो कोटा के भीतर एक कोटा होना चाहिए। अन्य लोगों ने यह भी देखा है कि यदि आरक्षण दिया जाता है तो अभिजात वर्ग की महिलाओं का केवल एक निश्चित वर्ग ही इससे लाभान्वित होगा और सीमांत महिलाओं को अभी और नुकसान मतलब अभी भी नुकसान होगा। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये भी बताई गई है इस पॉइंट में। अब बहुत लोगों का कहना ये भी है कि जो आरक्षण जो कोटा मतलब लाया जाएगा उसके भीतर भी एक कोटा होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर हमने भारत में 33% का जो भी 33% का जो यहाँ पे कहा जा रहा है सीट आरक्षित अगर हमने कर दी लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा में अगर हमने
33% सीट आरक्षित कर दी महिलाओं के लिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इन 33% सीटों पर वो महिलाएं आएँ जो ऊंचे घरानों से हों, जो ऊंचे मतलब घर से बिलोंग करती हों, जो अभिजात वर्ग में आती हों, जो अमीर हों, जिनका प्रभुत्व हो पहले से ही। और ऐसा पॉसिबल है, कई सारे जो नेता हैं उन्हीं की जो उन्हीं के घर में जो महिलाएं हैं वो आ सकती हैं पॉलिटिक्स में इस आरक्षण का यूज़ करके, क्योंकि उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, उनके पास पैसा है, वो काफ़ी अच्छे से प्रचार प्रसार कर सकती हैं, उन्हें पता है क्या चीज़ें कैसे करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जिसको होती है, तो वो काफ़ी अच्छे से सक्रिय रूप से जल्द वो इस सीट पर चुनकर आ सकता है। तो ऐसे में ज़्यादा उम्मीद यही है कि जो अभिजात वर्ग की महिलाएं हैं उनका ही आधिपत्य फिर बढ़ जाएगा। ऐसे में जो पिछड़ी हुई जो महिलाएं हैं, जो छोटी जातियों से बिलोंग करती हैं, या जो गरीब महिलाएं हैं, या जो दूसरी मतलब सीमांत महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व तो मतलब बहुत ही कम रह जाएगा, या हो सकता है उनका प्रतिनिधित्व हो ही ना। तो ऐसे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोटा यानी कि आरक्षण स्थापित भी किया जाए तो उसके अंदर भी आरक्षण होना चाहिए। मतलब ये कि जैसे कि एससी के लिए आरक्षण कर दिया जाए कि इस 33% सीट में से भी, इस 33% सीट में से भी इतनी जो सीटें होंगी वो एससी वर्ग के लिए हों, एसटी के लिए हों, ओबीसी के लिए हों, तो ऐसे भी किया जाना चाहिए, ऐसी डिमांड भी की जाती है। तो कई सारे मतलब इस पर डिबेट भी हैं, तो ये भी एक वजह है अभी कि महिला आरक्षण विधेयक पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो कदम भारत सरकार के द्वारा उठाया गया वो था 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित करना। इसके तहत जो स्थानीय सरकार है, नगर पालिका है, जो पंचायती राज है, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज है, या 74वां जो संवैधानिक संशोधन है इसके द्वारा जो नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं, इसमें महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण निश्चित किया गया है। तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, इसमें सीटें आरक्षित महिलाओं के लिए की गई हैं। आपने अपने इलाके में देखा होगा कि कई सारी आपको महिला पार्षद आपको दिखाई देंगी। तो उसकी एक वजह ये भी है कि जो 33% सीट आरक्षित की गई है उसकी वजह से उस सीट पर कोई महिला ही चुनकर आ सकती है। तो इसलिए भी आप देखेंगे आजकल कई स्थानीय जो सरकार मतलब स्थानीय सरकारों में आपको कई सारी महिलाएं देखने को मिल जाएंगी। भारत में भी राजनीति में महिलाओं को कम प्रोत्साहित किया जाता है, जहां रिश्तेदारी और परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ ही समूह केवल महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं और महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राजनीतिक दलों के भीतर विभिन्न महिलाओं के राजनीतिक संगठन बनाए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पॉजिटिव चीज़ बताई, लेकिन इसके अलावा नेगेटिव चीज़ हमें बहुत देखने को मिल जाती है। भारत में अगर हम बात करें तो महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने के लिए कोई खास प्रोत्साहन नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, जो परिवार मतलब पहले से ही राजनीति के बारे में ज़्यादा जानते हैं, या जो जिनका पहले डोमिनेंस रह चुका है राजनीति में, तो वो लोग अपनी महिलाओं को प्रोत्साहित कर देते हैं, या महिलाओं को जो आरक्षित सीटें वहाँ से खड़ा कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है राजनीति में प्रवेश करने के लिए। आप खुद भी देख सकते हैं, नॉर्मली अगर आपकी फैमिली है तो आप खुद भी देख सकते हैं कि आप लोग खुद ही महिलाओं को कितना प्रोत्साहित करोगे अपने घर की महिलाओं को कि वो पार्टिसिपेट करें राजनीति में। तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि ऐसा मतलब प्रोत्साहन दिया जाए, और कुछ बहुत ही मतलब कम समूह हैं जो प्रोत्साहन देते हैं, और नॉर्मली यहाँ पे हमें यही दिखता है कि इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसके साथ ही कुछ राजनीतिक दल हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं कि उनके भीतर कुछ समूह हैं जो कि महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। इसे आप एक पॉजिटिव पॉइंट के रूप में देख सकते हो। हालांकि ये गतिविधि हमें अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें बहुत समय पहले तो ये उतना नहीं था। हालांकि अब राजनीतिक दल भी कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को भी कई सारी टिकट दी जाए, लेकिन ऐसा बहुत ही मतलब रेयर केस है। कुछ भारतीय राज्यों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि देखी गई है, जबकि अन्य में न्यूनतम प्रतिनिधित्व है। राज्यों ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आरक्षण बढ़ाया है। केरल की स्थानीय सरकारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। इसने 2010 में एक योजना लागू की जिसमें ज़मीनी स्तर पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। इससे राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो देखिए दोस्तों, भारत में अगर हम बात करें तो राज्यों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। देखिए, राज्य में नॉर्मली स्थानीय सरकार भी कार्यरत होती है, तो स्थानीय सरकार के अंतर्गत अगर हम देखें तो महिलाओं की जो संख्या है इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। जैसे कि केरल की बात करें तो इसने आरक्षण देकर 50% का आरक्षण कर दिया है। तो ऐसे में महिलाओं की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा
बड़ी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, स्पेशली स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओडिशा राज्य ने स्थानीय सरकार, अभी मैं एक कंक्लूजन दूंगा तो उसके लिए भी थोड़ा वेट करना, सारी बातें कंक्लूड करूंगा मैं। और ओडिशा राज्य ने स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया है। तो ये 33% ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण ऑलरेडी जो केंद्र सरकार के द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, ये उसी के तहत ही लागू है, ठीक है। वैसे भी 33% का ही किया गया है। राजस्थान ने 1994 में ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की, जिससे महिलाओं की राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिला। तमिलनाडु ने 1996 में स्थानीय सरकार में महिलाओं को 50% सीटें प्रदान की। इसके बाद 2006 में बिहार ने महिला स्थानीय स्तर पर समान नीति को शामिल किया। समान नीति का मतलब यही है कि जो 33% का जो आरक्षण है उसको लागू किया गया। भारतीय राज्यों ने आगे कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए प्रभावशील रही हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बात कर ली आरक्षण की। अब यहाँ पे आरक्षण को आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, नॉर्मली बात करें अगर हम भारत में, तो अब हम देख रहे हैं कि जो स्थानीय सरकार है, इसमें महिलाओं को, अलग अलग जो राज्य हैं, महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। या 33% का तो जो आरक्षण है वो तो केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर ही दिया गया है और पूरे देश में लागू है वो, तो उसको तो लागू किया ही गया है। इसके अलावा कई जो राज्य हैं, राजस्थान हो गया, केरल हो गया, तो ये लोग और भी ज़्यादा महिला आरक्षण स्थापित करके महिलाओं की संख्या बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। या जो महिला प्रतिनिधित्व है, इसमें महिलाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। राजनीति में जो महिलाओं की भागीदारी है, इसमें महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बस ध्यान देना, ये जितनी भी चीज़ें हो रही है वो ज़्यादातर स्थानीय सरकार के कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, ठीक है। स्थानीय सरकार मतलब जो लोकल गवर्नमेंट अगर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि पंचायती राज हो गए, नगर पालिकाएँ हो गई, तो इनमें हमें अगर हम देखें तो स्थानीय सरकारी से हम कहते हैं। और स्थानीय सरकार में ही राज्य की तरफ से ज़्यादा प्रोत्साहन महिलाओं को मिला है। अगर हम स्टेट की जो विधान पालिका होती है, विधानसभा होती है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें कोई खास प्रतिनिधित्व हमें या कोई खास प्रोत्साहन हमें देखने को नहीं मिलता जो महिलाओं को दिया गया हो। लेकिन यहाँ पे आप प्लस पॉइंट ये ले सकते हैं कि जब महिलाएं स्थानीय स्तर पर जब सशक्त हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है फिर वो बड़े लेवल पर भी आएंगी। जैसे कि अगर भारत में अगर हम नॉर्मली बात करें, मान लीजिए कोई नगर निगम है, कोई नगर पालिका है, अब कोई एक सीट है, कोई वार्ड है मान लीजिए। अब किसी एक वार्ड से एक महिला चुनी जाती है और वो फिर पार्षद बन जाती है उस इलाके की, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो महिला पार्षद बन जाती है तो उसका भी एक सपना होगा, वो भी चाहेगी कि आगे हम कुछ और बड़ा करें। तो हो सकता है वही पार्षद आगे चलकर विधायक का भी चुनाव लड़े, अगर उसको उसकी पार्टी टिकट दे देती है तो, या वो स्वतंत्र रूप से भी लड़ सकती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है, अगर एक स्थानीय सरकार में भी महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएगा महिला प्रोत्साहन को। जैसे कि अब विधायक है, फिर सांसद के लिए भी महिलाएं चुनाव के क्षेत्र में सांसद की सीट के लिए भी खड़ी होंगी। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें स्थानीय सरकार के अलावा जो विधान पालिका हैं, विधानसभा हैं, यहाँ पर महिलाओं को किस तरह से हम मतलब प्रोत्साहन दे सकते हैं, किस तरह से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और ज़्यादा बड़े लेवल पर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जो केंद्र सरकार का जो लेवल है, इसमें हम बढ़ाना चाहें, या जो संसद है भारत की, जो राज्य की जो विधान पालिकाएँ हैं, राज्य की जो विधानसभा है, इसमें हमें अगर राजनीतिक भागीदारी बढ़ानी है तो हमें और ज़्यादा कार्य करने पड़ेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे अलग से बताऊँगा दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना, कई बार ना कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो टिकट दे देती हैं महिलाओं को। किस नाम पर देती हैं टिकट? वो इस नाम पर दे देती हैं कि देखो हम महिलाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, कई बार महिलाओं को टिकट ऐसे कैंडिडेट के विरुद्ध दिया जाता है जो कि जहाँ पर महिलाओं की जीतने की जो संभावना है वो बहुत कम रह जाती है। अब कोई बहुत बड़ा लीडर है, मान लीजिए कोई पुरुष बहुत बड़ा लीडर है, अब उसके सामने मान लीजिए कोई ऐसी सीट है जहाँ पर एक पुरुष व्यक्ति ही जीतता आया है, ठीक है। उसकी मतलब वो फेमस काफ़ी है, आप बस उदाहरण से समझ लीजिए आप, ठीक है। वो फेमस है काफ़ी, या उसका नाम काफ़ी है इलाके में, उसको लोग पसंद करते हैं नॉर्मली, और वही जीतेगा, ऐसी संभावना अधिक है उस सीट से। कोई भी पर्टिकुलर सीट हो सकती है। अब ऐसे में क्या होता है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं जो कि इसके विरुद्ध में होती हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कोई एक व्यक्ति चुनकर आएगा, इस सीट से कोई एक व्यक्ति चुनकर आएगा। अब
मान लीजिए ये जो सीट है, ठीक है, इससे कोई एक व्यक्ति चुनकर आएगा। अब ये जिस पॉलिटिकल पार्टी का है, इसके विरोध में भी तो कई सारी पार्टीज़ होंगी। अब ये जो पार्टीज़ हैं अलग अलग, अब ये क्या करती हैं, इनमें से कुछ पार्टियाँ क्या करती हैं, महिलाओं को टिकट दे देती हैं। अब वो ये तो कह देती हैं कि देखो हम महिलाओं को टिकट दे रहे हैं दिखाने के लिए, बट सिंपल सी बात है यार, वो ऐसी जगह पर महिलाओं को टिकट दे रही हैं जहाँ पर उनकी जीतने की संभावना बहुत कम है। मतलब ये भी है, ये भी एक डिमोटिवेशन है कि ऐसे इंसान के सामने उनको खड़ा किया जा रहा है जहाँ पर उनके जीतने की संभावना कम है। तो ये भी एक डिमोटिवेशन है जिसमें हमें सुधार लाना है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक सकारात्मक रुख अपना सकती हैं, वो एक अच्छा कार्य या एक सक्रिय रूप से यहाँ पर कई सारी चीज़ें कर सकती हैं। उनके हाथ मतलब वो काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन दे सकती हैं। तो यहाँ पे अगर अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं भारत में कुछ योजनाएं हैं जिन्होंने भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है या कार्य कर रही हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 2015 में लिंग अनुपात को संबोधित करने और बालिकाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक कई सारी योजनाएं हैं जिसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये बहुत बड़ी एक योजना आप कह सकते हो महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में। सिंपल सी बात है, ये हमारे ज़ुबान पर आ गया है, ये जो मतलब वाक्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये हमारे मुंह पर आ गया है। और आज हम देख रहे हैं, हालांकि बहुत लंबे समय से ही हम देख रहे हैं कि महिला शिक्षा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका भी एक प्रभाव है जिससे कि महिलाओं के उत्थान में थोड़ा बढ़ोतरी मिली है। सुकन्या समृद्धि योजना, इसके साथ ही एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, 2015 में शुरू की गई, जिसमें माता पिता द्वारा बालिकाओं के लिए शिक्षा और बचत को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान 2014 में महिलाओं के लिए स्वच्छता सुविधाओं को विशेष ध्यान देने के साथ शुरू किया गया। यह एक राष्ट्रीय अभियान है। इसके साथ ही दोस्तों जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसके तहत भी तो महिलाओं के उत्थान से संबंधित कुछ कार्य ध्यान में रखे गए हैं। इसके साथ ही महिला ई हाट की शुरुआत 2016 में की गई थी, जिसमें महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और उन्हें एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के प्रयास किए गए थे। मतलब जो महिला बिजनेसमैन है, जो महिला उद्यमी हैं, उनको भी बढ़ावा देने के लिए एक योजना लाई गई थी। तो ये कुछ योजनाएं थी जिसके द्वारा आज हम देख रहे हैं कि भारत में महिलाओं की शिक्षा हो या महिलाओं को राजनीति में भागीदारी से संबंधित अगर हमने उन्हें प्रोत्साहन देना है तो उससे संबंधित कुछ कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि महिलाओं के उत्थान से संबंधित कुछ योजनाएं जो कि भारत में कार्यशील हैं, तो यहाँ पे हमने उनको देख लिया। तो इस तरह दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा का पूरा ये जो आपकी यूनिट है इसी को पूरी तरह कवर कर लिया है। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह आपका जो सिलेबस है वो भी ख़त्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यही कहूँगा कि अगर आपको मतलब कोई डाउट लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वीडियो को एक बार अगर आप और देख लेंगे तो कई सारी जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।